कहानी की शुरुआत में एक्वा हमें बताता है कि आई अपने काम पे लौट गई है और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, वो हर चीज़ कर रही है और आज का जो काम है वो और काम से काफ़ी ज़्यादा टफ है। वहीं पे हम देखते हैं आई को जो कि अपने बच्चों के साथ होती है। दरअसल आई टीवी ड्रामा के लिए शूटिंग के लिए जा रही होती है, इसी वजह से वो अपने बच्चों को भी लेके जा रही होती है। पर मियो को कहती है कि याद रखना सेट में तुम मेरे बच्चे हो ना कि आई के, और आई को वहाँ पे मॉम मत बुलाना। तो रूबी कहती है ठीक है हम नहीं बुलाएंगे। वहीं पे हम देखते हैं ये लोग सेट पे आ जाते हैं जहाँ पे सभी सेट वालों का शुक्रिया कर रही होती है आज के काम के लिए। वही इस कहानी के जो डायरेक्टर होते हैं उनका नाम ताइशी होता है और वो आई को घूर के देखने लग जाते हैं। तो ये दोनों कहते हैं ये काफी ज्यादा डरावना इंसान है। ताइशी फिर कहता है ये दोनों बच्चे किसके हैं? तो मियोको कहती है ये दोनों मेरे बच्चे हैं। यहाँ पे ताइशी कहता है कि सेट पे बच्चे लाना ये काफी ज्यादा बेकार है, ये सब काम बिगाड़ देगा, पर मैं क्या ही कर सकता हूँ, कोई अपना कल कुत्ता भी लेके आ गया था तो चिंता मत करो तुम। फिर हम देखते हैं आई की जो शूटिंग की तैयारी है वो होने लग जाती है और सभी को मेकअप कर दिया जाता है और इन दोनों को काफी ज्यादा प्यार मिल रहा होता है। पर एक्वा को अभी भी इस बॉडी की आदत नहीं लगी होती। तो ताइशी यहाँ पे उससे आता है और कहता है अगर तुम्हारी वजह से शूटिंग में कुछ भी दिक्कत आई मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। तो एक्वा कहता है कि मुझे माफ करना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, मुझे आपके रूल्स पता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। ताइशी कहता है तुमने ये वर्ड्स कहाँ से सीखे? ये कहता है मैंने यूट्यूब से सीखा। ये कहता है यूट्यूब थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? ये कहता है ऐसे ही है। ताइशी फिर एक्वा को उठाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर एक अच्छा एक्टर दिखता है जो कि किसी भी बच्चे में मैंने आज तक नहीं देखा। ये कहता है बस बहुत हुआ। यहाँ पे ताइशी फिर कहता है ये लो मेरा बिजनेस कार्ड, अगर तुम कभी भी एक्टर बनना चाहो तो तुम मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एक्वा कहता है अगर आपको ये कार्ड देना ही है तो आप आई को दे सकते हो। ताइशी कहता है कि उस लड़की के बारे में बात करे हो, उसके पास अच्छा फेस है और ऊपर से उसके पास लक है। लड़के सुनो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कहानी में 3 टाइप के एक्टर होते हैं। पहला एक्टर स्टार होता है जो कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, चाहे उन्हें एक्टिंग आती हो या ना आती हो, वो मेन कहानी के रोल मॉडल है तो उनके पोस्टर और जितनी भी चीजें है वो बिकती है, इसी वजह से उन्हें अट्रैक्ट करना पड़ता है। और दूसरे होते हैं जिन्हें अच्छी एक्टिंग आती है और उनका काम होता है कि कहानी को वो संभाल के रखें। और तीसरे होते हैं न्यू कैमर एक्टर्स जो कि हम उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं करते पर वो कहानी में कुछ नया फ्रेश चीज ऐड कर सकते हैं जिससे हमें काफी मदद होती है कहानी को मेंटेन करने में। और इन सभी के ऊपर इंडस्ट्री ने काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया होता है और अगर इनमें से कोई भी ठीक से काम नहीं कर पाया तो इनकी जगह कोई नया न्यूकमर ले लेगा। ये काफी अच्छा होगा कोई न्यूकमर एक इंडस्ट्री को पूरी तरह हिला दे अपनी पहली बार की एक्टिंग से। अगर ऐसा होगा तो कंपनी तुम्हारे ऊपर पैसा लगाएगी जरूर। फिल्म देखते हैं जो शूटिंग है वो चालू हो जाती है और आई ठीक ठाक एक्टिंग कर रही होती है। ताइशी कहता है उसकी एक्टिंग तो ठीक ठाक है पर उसके चेहरे की वजह से वो हर किसी का अटेंशन ग्रैब कर रही है। फिर अपन देखते हैं इनकी शूटिंग पूरी हो जाती है और ये लोग घर पे होते हैं और ये आई के शो का आने का इंतजार कर रहे होते हैं। ये दोनों बैठे होते हैं और कुछ ही देर में वो ड्रामा चालू हो जाता है। पर इन्हें पता चलता है कि आई का जो पार्ट था जिसमें आई ने एक्टिंग की थी उस पार्ट को इन लोगों ने काट दिया। इन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है जिसके बाद एक्वा जो है वो ताइशी को कॉल करता है और कहता है कि तुमने आई की स्क्रीनिंग को क्यों काट दिया, उसने काफी अच्छी एक्टिंग की थी। ताइशी कहता है कि हाँ उसने काफी अच्छी एक्टिंग की थी और ये शेम है उसका पार्ट काट दिया गया, पर कंपनीज को भी अपने रोल मॉडल को प्रमोट करना है। और तुम्हें पता क्या मेन कैरेक्टर से अगर कोई सपोर्टिंग कैरेक्टर ज्यादा सुंदर होता है तो कंपनी वाले उन्हें काटना ही पड़ता है क्योंकि उन्हें अपने मेन कैरेक्टर को ज्यादा पॉपुलर करना है। गिन चुन के तुम कह सकते हो कि ये कंपनी के ऊपर होता है कि वो किस चीज को प्रमोट करना चाहते हैं और किस चीज को नहीं। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का रूल है। पर इसके बदले में मैं आई को एक मूवी देना चाहूंगा पर मेरी एक कंडीशन है, उसमें तुम्हें आना पड़ेगा। ये कहता है क्या? फिर हम देखते हैं सेट के वहाँ पे जहाँ ताइशी एक्वा को कह रहा होता है क्या तुम्हें पता है जिस मूवी का बड़ा बजट होता है वो मूवी फ्लॉप नहीं हो सकती, अगर वो फ्लॉप हो गई तो सब कुछ डूब जाएगा उसी के साथ, एक्टर का सब कुछ। और जिस मूवी का छोटा बजट होता है उसमें ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। और गेस करो हमारा कौन सा बजट है? ये कहता है बड़ा बजट। ये कहता है बिल्कुल नहीं, हमारा एकदम छोटा बजट है पर हम पूरी कोशिश करेंगे हम बेस्ट मूवी दे सके। उतने में यहाँ पे मियोको आ जाती जो कि कहती है कि आपका शुक्रिया एक्वा का ध्यान रखने के लिए। ताइशी कहता है इससे कोई बात नहीं है, आखिरकार ये एक्वा की डेब्यू मूवी होने वाली है। एक्वा कहता है अगर तुम्हें एक्टिंग करानी है तो मेरी छोटी बहन से करवा लो, वो मुझसे ज्यादा एक्टिंग अच्छी करती है। ताइशी कहता है मैंने आई को इस मूवी का इसलिए पार्ट बनाया क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था, जो तुम्हारे पास नेचुरल है वो किसी के पास भी नहीं है। यहीं पे मियोको पूछते क्या तुमने क्या किया कि वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया। ये कहता है लगता है उसे मेरा एटीट्यूड पसंद आया कि मैं किसी से भी एक बच्चा बन के बात नहीं करता। ये कहता है कि मैं लोगों से एक फ्रेंडली बिहेवियर से बात क्या करता पर मुझे नहीं पता था कि ऐसा मेरा काम आएगा। वहीं पे एक्वा देखता है कि रूबी रो रही होती है और आई को बुला रही होती है। ये सोचता है ये सब क्या है, ये एम्बेरस नहीं है बिल्कुल ये इतनी बड़ी होने के बावजूद। उतने में यहाँ पे एक लड़के आ जाते हैं जिसका नाम काना आरिमा होता है। वो कहती है कि मैं इस फिल्म में एक्ट्रेस हूँ
यहाँ पे उसकी बहन कहती है, क्या तुम वो एक्ट्रेस हो जो आइसक्रीम को चाटने लग जाती है और उससे जब तक चाटती जब तक वो पिघल नहीं जाती? ये कहती है, ऐसे बिल्कुल नहीं है, मैं वो एक्टर हूँ जो अपने रोने के लिए काफी ज्यादा फेमस है और जब भी वो स्क्रीन पे रोती है हर कोई उसकी तारीफ करता है। कान्हा इन दोनों को कहते हैं कि मुझे पता है तुम वो एक्टर हो जो कि इस मूवी में लाए गए हो और उसी के साथ वो आइडल भी जिसका नाम आई है। मैं ये चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, उस आई को इस मूवी में क्यों लिया गया है जबकि उसका पार्ट तो पिछले ड्रामा सीरीज में तो काट ही दिया गया था। वो काफी ज्यादा घटिया एक्टर है, मुझे लगता है इस मूवी में भी उसका पार्ट काट दिया जाएगा। जिसके बाद ये एक लेडी को कहती कि मेरा पर्स उठाओ। यहाँ पे काफी ज्यादा एटीट्यूड से इन दोनों से बात करते हैं। ये दोनों सोचते इसको मार दे, पर इन दोनों का भी बस नहीं चलता। फिर हम देखते हैं शूटिंग चालू हो जाते हैं जहाँ पे कान्हा और एक्वा को क्रीपी चाइल्ड का रोल करने को मिला होता है। यहाँ पे कान्हा अपनी एक्टिंग चालू कर देती है, इसकी एक्टिंग काफी अच्छी होती है और एक्वा भी इसकी मन मन में तारीफ कर रहा होता है। पर वो कहता है कि मैं दूसरों की तरह एक बच्चा नहीं हूँ, पर मुझे पता है कि डायरेक्टर मुझसे क्या चाहता है। वो मुझे बिल्कुल भी एक्टिंग करने के लिए नहीं बोल रहा, वो मुझे डरावना बनने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा, वो मुझे जैसे मैं बात करता हूँ वैसे ही मुझे बात करने के लिए कह रहा है, उसमें ही मैं काफ़ी ज़्यादा डरावना लगता हूँ। और एक्वा ऐसे ही करता है और सामने वाले एक्ट्रेस की एकदम जान सूख जाती है और ये शॉट काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाता है। वो एक्ट्रेस एक्वा की तारीफ करती है, वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे एकदम अंदर का रूह कांप गया था, तुमने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की। कान्हा फिर ताइशी के पास जाती है और कहती है कि डायरेक्टर मुझे एक और शॉट देने दीजिए, उस लड़के से तो मैं काफ़ी अच्छी एक्टिंग करती हूँ, प्लीज़ मुझे एक और शॉट देने दीजिए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कान्हा काफ़ी ज़्यादा रोती है। यहाँ पे फिर ताइशी एक्वा को बता रहा होता है, क्या तुम्हें पता है कि एक्टर का सबसे अच्छा एलिमेंट क्या होता है? एक्वा कहता है उस कैरेक्टर को जानना और उसे फील करना और उस कैरेक्टर के अंदर जान फूंक देना। ये कहता है ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट है, पर तुम्हें पता है कम्युनिटी स्किल भी जरूरी होना चाहिए। अगर तुम छोटे से ही अपने आप को महान सोचने लग जाओगे तुम आगे जाके तुम्हारी इंडस्ट्री में कोई भी पहचानेगा नहीं, वो तुम्हें बदतमीजी से ही ट्रीट करेंगे। तो ये चीज़ जरूरी है कि तुम पहले ही सबक सीख जाओ। एक्वा कहता है वो लड़की काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है मुझसे और वो एक्टिंग में भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे ये कहता है कि वो बेशक एक्टिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो और डायरेक्टर तुमसे क्या चाहता है और डायरेक्शन तुम कैसे लेते हो और एक्टर को उसमें ढलना पड़ता है। एक अच्छी एक्टिंग करने की बजाय एक अच्छे एक्टर बनो जो कि हर चीज़ को अच्छे से कर सके। वही हम देखते कान्हा को जो कि कह रही होती है इस बार तो मैं हार गई पर अगली बार मैं जरूर तुमसे जीत जाऊंगी। पर हमें कुछ दिन बाद दिखा जाता है जहाँ ताइशी को अच्छा अवार्ड मिला होता है क्योंकि उसकी मूवी हिट जा चुकी होती है और इसी चक्कर में आई को भी काफ़ी ज़्यादा काम मिलने लग चुके होते हैं। उसने काफ़ी अच्छा एक्टिंग की होती है उस मूवी में, तो आई को हर कोई फोटो शूट के लिए और हर चीज़ के लिए बुला रहा होता है। मीडिया में आई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। वहीं पे हम देखिए एक्वा को जो कि देख रहा होता है कि उसकी पिछली बॉडी अब तक मिली नहीं होती है। धीरे धीरे टाइम बीत जाता है और इन दोनों के अब किंडरगार्टन पे जाने का टाइम हो चुका होता है और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं। फिर एक दिन एक्वा रूबी से पूछता है तुम दोबारा जन्म लेने से पहले क्या किया करती थी? रूबी सोचती है अगर उसने बता दिया कि वो 16 साल की बची थी तो एक्वा उससे एटीट्यूड से बात करने लग जाएगा। जिसके बाद ये कहती है कि ये एक बड़ी वुमन थी जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रही थी पर वैसे भी उसे अब पुरानी जिंदगी बिल्कुल नहीं पड़ी हुई है। जिसके बाद एक्वा जो है वो एक नॉवल पढ़ने लग जाता है। वहीं पे हम देखते हैं जो टीचर्स है वो देखती है कि एक्वा इतनी बड़ी नॉवल पढ़ रहा है, उसे बिल्कुल समझ नहीं आता। वहीं पे इनकी क्लास की टीचर फिर इन्हें बताती है कि अब स्कूल में डांस होने वाला है, सभी बच्चों अपने पेरेंट्स को डांस दिखाओगे ना तुम। पर यहाँ पे रूबी भाग जाती है और कहती है मैं डांस नहीं कर सकती। यहाँ एक्वा पूछता है क्या तुम डांसिंग में बेकार हो? ये कहती है कि हाँ मैं मुझसे डांस नहीं होता। एक्वा कहता है क्या तुम अपने रूम में हमेशा रहती थी और हमेशा वहीं पे खेला करती थी? ये कहती है कि मैंने ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की डांस करने की पर मैं बिल्कुल नहीं कर पाई। एक्वा इससे कहता है कि अभी तुम्हारे पास बहुत लंबी लाइफ है, तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए। हम फिर रूबी को देखते हैं जो कि अपनी डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है पर हर बार वो गिर रही होती है। तो यहाँ पे आई रहती है और कहती है कि तुम्हें डांस करना है, तुम्हारे स्कूल में डांस होने वाला है, मैं तुम्हें देखूंगी, चलो हम दोनों एक साथ डांस करते हैं। यहाँ पे आई डांस करने लग जाते हैं तो रूबी कहती है आपके जो ये मूव्स है ये सॉन्ग से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे। आई कहती है क्या तुम्हें ये सारे मूव्स पता है? कहती है हाँ बिल्कुल मुझे पता है। यहाँ पे दरअसल रूबी जब वो बीमार थी वो टीवी पे हर टाइम इसके यही वीडियो देखा करती थी तो इसे बिल्कुल स्टेप पता है। आई फिर रूबी को वो स्टेप करने के लिए कहती है पर रूबी वो स्टेप करते हुए गिर जाती है। यहाँ पे फिर कहती है कि रूबी तुम ऐसा लग रहा है कि हर टाइम जो मूव करती हो तुम हमेशा गिरना चाहती हो। रूबी मन में कहती है ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं हमेशा खड़ा नहीं होना चाहती पर हर टाइम मैं सोचती हूँ कि मैं गिर जाऊंगी। आई फिर से कहती है कि गिरने की चिंता मत करो, अपना सीना चौड़ा करके नाचो। हम फिर रात को देखते हैं रूबी जो है वो अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। यहाँ पे वो काफी अच्छा डांस करती है और डांस का हर एक स्टेप करते हुए वो आई को याद कर रही होती है। ये सब एक्वा देख लेता है और कहता है ये एक्टिंग में अच्छी नहीं है, ये तो डांसिंग में भी अच्छी है। ये चीज पक्के से रूबी को जेनेटिक से मिले आई के। फिर हम देखते हैं जो आई है वो एक दिन टेलीफोन बूथ से अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल कर देती है और कहती है कि हमारे बच्चे काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं एक साथ होने की कह रही हूँ
पर तुम्हें एक बार उनसे मिलना चाहिए। मैंने सुना था वो दोनों हम दोनों के बारे में बात कर रहे थे, वो दोनों पूछ रहे थे उनके फादर कौन है। यहाँ पे पर रूबी कहती है कि मुझे लगता है कि हमारा कोई फायदा ही नहीं होगा। आई बस शायद एक फैमिली चाहती थी जिसकी वजह से उसने ये सब किया। आई फिर उस लड़के को कहती है कि वो दोनों हमारी सिचुएशन समझेंगे। वो लड़का फिर आई से उसके घर का एड्रेस मांगता है। ये कहती है कि हाँ मैं अभी भी दे देती हूँ। हम देखते हैं इची को सेलिब्रेट करा होता है क्योंकि कुछ ही दिनों में आई का स्टेडियम में काफी बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला है। और वो आई को कहता है आई मेरे साथ पियो, हम आज लोग मजे करेंगे। पर यहाँ पे यूं को कहती है कि जब तक वो 20 साल की नहीं हो जाती उसे शराब अलाउड नहीं है। यहाँ पे फिर ये कहता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि आई का जो कॉन्सर्ट है वो एक स्टेडियम में होने वाला है। मेरी खुशी तुम वर्ड से जाहिर नहीं कर सकते। दरअसल बी कोमाची की जो पॉपुलैरिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है अब तक। इसी वजह से दूसरे देश के लोग भी यहाँ पे इन लोगों को देखने के लिए आ रहे होते हैं। मियो को फिर आई को कहते हैं कि प्लीज जब तक ये कॉन्सर्ट खत्म नहीं हो जाता तुम इन दोनों के फादर से मत मिलना। आई कहती कि हाँ मैं उससे जब तक नहीं मिलूंगी जब तक ये कॉन्सर्ट खत्म नहीं हो जाता। आई फिर रूबी के बालों को सहलाने लग जाती है। हम फिर देखते हैं कि पहली बार जब इचुगो उसके पास ऑफर लेके आया था एक आइडल बनने की, वो कहता है कि तुम एकदम परफेक्ट हो, तुम जैसी टीनेज को हम आइडल बनाना चाहते हैं और मैं काफी सारे को ले रहा हूँ और तुम बेहतर रहोगी। ये कहती है कि मैं बिल्कुल बेहतर नहीं हूँ, मैं एक अनाथ आश्रम में बड़ी हुई हूँ। एक आइडल जो कि अनाथ आश्रम की है वो बिल्कुल बेकार रहेगा। मेरी माँ चोरी करते हुए पकड़ी गई जिसकी वजह से मुझे अकेला रहना पड़ा। फिर मुझे अनाथ आश्रम वाले ले गए जब वो छोटी, तो वो मुझे कभी भी लेने के लिए नहीं। आपको लगता है मुझ जैसी एक लड़की एक आइडल बन सकती है और अपने फैंस को प्यार कर सकती है? ये कहता है कि प्यार करने की क्या जरूरत है, तुम्हें झूठ बोलना है। तुम उनसे प्यार करते हो नहीं करते हो, ये तुम्हें सिर्फ वर्ड में बोलना है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और ये इंडस्ट्री झूठ पे ही टिकी हुई है। आई लव यू कहना कोई बड़ी बात नहीं है, फैंस जिससे खुश होते हैं वही तुम्हें करना चाहिए। क्या ये सच नहीं है तुम दूसरों को प्यार करना चाहती हो पर वो चीज तुम्हें अब तक नहीं मिली है जिससे तुम प्यार करना चाहती हो? तो मेरे हिसाब से एक आइडल बनने के बाद आई लव यू शब्द हर टाइम तुम्हारे मुंह पे होगा। आई एक आइडल तो बन गई, वो अपने दिल से हर किसी को आई लव यू बोलना चाहती थी पर वो कभी भी बोल नहीं पाई। जिसके बाद वो मदर बन गई और उसे अब नहीं पता कि वो सचमुच अपने आई लव यू वर्ड सचमुच अच्छे से बोल पा रही है कि नहीं, या फिर ये झूठ है। और आई इस झूठ पे विश्वास करना चाहती है ताकि एक दिन ये झूठ सच हो जाए। फिर एक दिन आई की रिंग बेल बजती है और एक आदमी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करता है, पर उतने में वो उसके पेट में चाकू घुसेड़ देता है और आई का यहाँ पे ब्लड निकलने लग जाता है। एक्वा ये सब देख लेता है और इसे याद आता है ये तो वही आदमी है जो कि मुझे मारने के लिए आया था। आई के पेट में चाकू घुस चुका होता है। वो लड़का कह रहा होता है कि तुमने हर किसी को झूठ बोला, तुम एक आइडल के नाम पे कलंक हो, तुमने अपने फैंस को धोखा दिया। ये कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल प्योर नहीं हूँ, मैं एक डर्टी इंसान हूँ और मुझे बिल्कुल नहीं पता किसी को प्यार करना कैसा होता है। पर इन झूठों के सहारे मैं टिकी हुई थी और मैं चाहती थी ये एक दिन सच हो जाए। और इन झूठों के सहारे मैं सभी को अपना प्यार जता रही थी। मैं हमेशा से अपने फैंस को प्यार करना चाहती थी पर मैं कभी भी कर नहीं पाई। पर एक चीज का मुझे विश्वास था, एक न एक दिन मैं इस झूठ को सच कर पाऊँ, मैं किसी अपने फैंस को प्यार कर पाऊँ। और अभी भी मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ एक फैन के तौर पर। ये कहता तुम्हें मेरा नाम भी पता? ये कहती है कि तुम्हारा नाम रियोस्ट ना। मेरे दिमाग ठीक से काम नहीं करता, इसी वजह से मुझे दूसरों का नाम याद नहीं होता। और तुमने मुझे कुछ दिया था और वो मेरा अभी भी लिविंग रूम में रखा हुआ है। ये लड़का यहाँ से भाग जाता है। आई यहाँ पे अपने लिविंग रूम के डोर के सामने बैठ जाती है। यहाँ एक्वा कहता है मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल कर रहा हूँ। ये कहती है कि ऐसी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक्वा कहता है कुछ मत बोलो, आपके अंदर से ब्लड निकल रहा है। ये कहते हैं कि चिंता मत करो, मुझे पता है मैं एक मदर के तौर पर ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ। मुझे पता है कि मेरी वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हो एक्वा। मुझे पता है कि काफ़ी सारे मेरे फैंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होंगे क्योंकि आज का जो कॉन्सर्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। पर मुझे माफ़ करना, मैं किसी चीज़ को भी कर नहीं पाई। मैं तुम दोनों को बड़ा होते हुए देखना चाहती थी। आज कहती है वो देखना चाहती थी कि कैसे रूबी अपने स्कूल में डांस करेगी और क्या पता रूबी एक दिन आइडल बने मेरी तरह और एक्वा एक एक्टर बने जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हो। मैं ये सब नहीं कर पाई। मैं तुम दोनों को बड़ा होता देखना चाहती थी, मुझे माफ़ करना, मैं एक अच्छी मदर नहीं बन पाई। पर आई जाने से पहले इन दोनों को अपना आखिरी शब्द कह के जाती है जो कि होता है कि मैं तुम दोनों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ और ये सचमुच एक झूठ नहीं है। और आई यहाँ पे अपना दम तोड़ देती है। ये न्यूज़ फैल जाती है कि आई को जो कि बी कोमेची की एक मेंबर थी उसे किसी ने स्टैप करके मार दिया है और जिस लड़के ने उसे स्टैप करके मारा वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था और कुछ ही देर में उसने भी सुसाइड कर लिया। यहाँ पे ये भी बात फैल जाती है कि आई का किसी के साथ अफेयर चल रहा था
और सभी लोग आई को गालियां दे रही होती है और ये सब रूबी पढ़ रही होती है और कहती है कि तुम लोग कितने ज़्यादा घटिया इंसान हो, तुम्हें पता है कि कौन मर गया है, तुम सब डिस्गस्टिंग हो, तुम सबको मर जाना चाहिए, तुम सब सिर्फ अपने बारे में सोचते हो ना कि अपने आइडल के बारे में। कुछ देर बाद मियोको और उसका हस्बैंड अपने फैमिली का इन दोनों को हिस्सा बनाता है लीगली। एक्वा से भी कई सारे सवाल किए जाते हैं। मियोको फिर इन दोनों को कहती है कि मुझे पता है तुम दोनों मुझे अपने मदर के तौर पे नहीं एक्सेप्ट कर सकते, पर मैं तुम दोनों को अपने बच्चे जैसे ही मानती हूँ। कुछ दिनों के बाद आई का फ्यूनरल हो जाता है। सभी लोग यहाँ पे काफी ज्यादा दुखी होते हैं। इंडस्ट्री के काफी सारे लोग यहाँ पे आए होते हैं। रूबी फिर एक्वा से पूछती है क्या मैं एक आइडल बन पाऊंगी जैसे मेरी मदर बनी थी। यहाँ पे ये कहता है कि तुम्हें बिल्कुल ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, पैसे कमाने के और भी अलग अलग तरीके हैं, हमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्वा समझ चुका था कि रूबी जो है वो अपने दिल की काफी ज्यादा साफ है, जिसकी वजह से उसका दिल छोटी छोटी बातों पे टूट जाता है। पर एक्वा पहले भी एक बार मर चुका है। एक बार मरने के बाद इसे याद आता है कि वो स्टॉकर ने मुझे मारा था और वो इस बार आई के घर आ गया, उसे पता कैसे चला हमारा एड्रेस। एक्वा समझ जाता है कि इंडस्ट्री का कोई है जो कि आई की इंफॉर्मेशन इसे दे रहा था, और जहां तक इसे पता है कि आई प्रेग्नेंट थी वो सिर्फ प्रेसिडेंट को भी पता था, पर प्रेसिडेंट ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती है और आई का कोई भी रिलेटिव नहीं था, यानी कि ये सब काम आई के एक्स बॉयफ्रेंड ने करवाया है। एक्वा फिर सोचता है कि डीएनए टेस्टिंग से इनमें से किसी को भी वो ढूंढ सकता है जो कि इसका फादर है। एक्वा फैसला कर लेता है कि उस इंसान को ये छोड़ेगा नहीं जिस वजह से आई को इन सब चीजों से गुजरना पड़ा। वो जब तक मरेगा नहीं, जब तक वो इस इंसान को अपने खुद के हाथों से सजा नहीं दे देता। एक्वा फिर ताइशी के पास जाता है और कहता है कि ताइशी तुम मेरी मदद कर सकते हो क्या। ताइशी कहता है मैं अभी बात नहीं कर सकता। एक्वा कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम मुझे एक बड़ा एक्टर बना सकते हो। यहीं पे हम देखते हैं कि कुछ साल बीत जाते हैं और ये दोनों बड़े हो चुके होते हैं। ये अपने स्कूल के लिए निकल रहे होते हैं। एक्वा फिर कहता है कि मिडिल स्कूल में हर कोई अपनी नई जर्नी स्टार्ट करता है, हर कोई अपने किस्से के नए पहलू लिखता है और अब मैं अपनी रिवेंज की कहानी शुरू कर सकता हूँ। हमें फिर एक रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पे आई यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। कहती है कि मुझे नहीं पता तुम दोनों कितने बड़े हो चुके हो, पर ये वीडियो हम तीनों के तीनों अल्कोहल पीते हुए देखेंगे। मुझे पता है कि तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाओगे। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम दोनों काफ़ी हेल्दी रहो और एक मदर के तौर पे यही मेरी सोल कहती है। और जो कहानी वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ये फर्स्ट एपिसोड था और इसके 2 पार्ट मैंने डिवाइड किए क्योंकि ये 1:20 की थी। आपको कैसी लगी ये एपिसोड आप बता सकते हैं। सीरीज का फर्स्ट एपिसोड भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं कमेंट में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।